रिपोर्ट, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं, रिपोर्ट इज एन कंसाइज डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, इन्फो एंड डेटा इन सच ए वे सो वन कैन अंडरस्टैंड द इशू और दिस सिनेरियो। कि रिपोर्ट एक ऐसा संक्षिप्त विवरण है जिसमें डेटा होता है, फैक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जिसे पढ़ के कोई भी सिचुएशन को एकदम से समझ सकता है। कुल मिला के कहें तो सिचुएशन तो हम कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिचुएशन की गंभीरता क्या है वो रिपोर्ट बताती है। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन बताया था कि कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है ना। लेकिन कम्युनिकेशन के दो टाइप और होते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब हम हायरार्की में बात करते हैं, किसी डिपार्टमेंट को सोचो, जैसे सीएपीएफ को ही सोच लो कि डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी होते हैं ना हायरार्की में। तो जब कम्युनिकेशन या लेटर या रिपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जब ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, तो एक्सप्लेनेटरी होगा, हमेशा एक्सप्लेनेशन होगी, बड़ी एक्सप्लेनेशन होगी, लाइक एन एसे। लेकिन जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो कंसाइज होगा, उसे रिपोर्ट कहेंगे। आज तक सुना है कि सीनियर ने जूनियर को रिपोर्ट दी हो? हमेशा जूनियर ही सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं या नहीं? तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। इसमें यह माना जाता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में यह फर्क होता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में यह माना जाता है कि बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी उन लोगों के पास हैं, हमें कंसाइज डेटा, फैक्ट्स, न्यूज, इवेंट्स देने हैं। लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हम ये मानते हैं कि नीचे वाले घोंचू को कुछ नहीं पता है, उसे एक्सप्लेनेशन के साथ बताना पड़ेगा। अब डीजी ने कोई लेटर भेजा पूरी फोर्स के नाम पे, तो उसमें कांस्टेबल भी आएगा, एसआई भी आएगा, एसी भी आएगा, सब आएंगे ना, रैंक्स। तो वो कम्युनिकेशन कैसा होगा कि सभी को समझ में आ जाए, एक जवान भी पढ़े उसे भी समझ में आ जाए, और एक एसी भी पढ़े उसे भी समझ में आ जाए, तो वो एक्सप्लेनेटरी होगा, सिचुएशन क्या है, बात क्या है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक्सप्लेनेटरी होता है, सबको समझ में आना चाहिए, नीचे सबसे नीचे तक। और अपवर्ड कम्युनिकेशन कंसाइज होता जाता है, ऊपर की तरफ और कंसाइज होता जाता है। अगर सब इंस्पेक्टर ने 10 पेज की रिपोर्ट लगाई है एसी को, तो एसी 4 पेज की लगाएगा सीओ को, सीओ 1 पेज की लगाएगा डीजी को। हमेशा रिपोर्ट छोटी होती जाएगी, कंसाइज होती जाएगी, लेकिन कोई भी डेटा फैक्ट मिस नहीं होगा। आया कुछ समझ में? कि हमेशा कंसाइज लिखना है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, 50 से ज्यादा, लेकिन 3 जिन पे हम काम करेंगे। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी कि घटना, इंसिडेंट माने घटना। अब कोई एक्सीडेंट मत बोलना, इंसिडेंट। इंसिडेंट माने घटना, एक्सीडेंट माने दुर्घटना। तो इंसिडेंट रिपोर्ट। सेकंड, इशू रिपोर्ट, इशू। थर्ड, पॉलिसी रिपोर्ट, पॉलिसी। पॉलिसी रिपोर्ट को हम स्टेटस रिपोर्ट भी कहते हैं। हम इन 3 रिपोर्ट पे काम करेंगे, इंसिडेंट, इशू एंड स्टेटस। इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे होते हैं?
घटना, दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट में। घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। लाइक मैं आपसे मांग लूं इंसिडेंट रिपोर्ट, कल ट्रेन डिरेल हो गई, उस पर रिपोर्ट लिख दो, तो वो इंसिडेंट है, या एक्सीडेंट कह लो, क्योंकि वो दुर्घटना थी तो एक्सीडेंट आप बोल सकते हो। लेकिन दूसरे इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो हम कह देंगे एक काम करो कि मिशन गंगा पे रिपोर्ट लिख दो, तो वो एक घटना ही थी हमारी तरफ से, घटनाक्रम ही था वो एक, तो आप उस पर रिपोर्ट लिखोगे तो वो इंसिडेंट पे जाएगी। इशू क्या होता है? इशू यानी समस्या। मैं आपको कह दूं बढ़ते प्लास्टिक पोल्यूशन पे लिखो, अब ये कोई इंसिडेंट तो है नहीं, है ना। मैं कह दूं स्पेस डेब्रिस पे लिखो कि स्पेस में कचरा फैल रहा है, तो ये क्या समस्या हुई या घटना हुई? अभी मैं बताऊंगा कि इनमें फर्क भी क्या होता है, जब हम लिखेंगे तो क्या फर्क आएगा। थर्ड हो गया पॉलिसी या स्टेटस रिपोर्ट। जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, कोई मिशन लॉन्च किया, कुछ भी किया, उसका स्टेटस मांग लिया गया हो। जैसे 2020 में आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर रिपोर्ट दे दो, आई थी, तो मतलब एजुकेशन पॉलिसी का स्टेटस मांग लिया गया था, तो पॉलिसी बेस्ड रिपोर्ट होती है। तीनों रिपोर्ट इस तरीके पे काम करेंगे। इसके अलावा कोई आएगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इन तीन पे ही काम होगा। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें इन तीन पे ही काम करना है। अब फॉर्मेट आप लोगों को पता है, फॉर्मेट में अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आप लिखते हो नेम, उसके नीचे डेट, उसके नीचे प्लेस, है ना। नेम में ए बी सी डी एक्स वाई जेड, आबासा खाबासा कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट में उस दिन की डेट लिखो या डी डी एम एम वाई वाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस में आप कैपिटल लिख दो हमारे देश की, या प्लेस में भी बस ए बी सी डी लिख के छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नाम नहीं लिख सकते, बाकी तो लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कुछ भी मत लिखना, नेम में लिख देना ए बी सी, डेट में लिख देना डी डी एम एम वाई वाई, और प्लेस में लिख देना एक्स वाई जेड। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा से हम रिपोर्ट शुरू करते हैं। रिपोर्ट कितने पैराग्राफ की होती है? रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट 3 पैराग्राफ की होगी, कोई रिपोर्ट 4 पैराग्राफ की होगी। रिपोर्ट टू रिपोर्ट वेरी करेगा कि हम कौन सी रिपोर्ट 3 पैराग्राफ में लिख रहे हैं, कौन सी 4 में लिख रहे हैं। 200 वर्ड की लिमिट है, 4 पैराग्राफ भी लिखेंगे तो लिखेंगे तकरीबन 40-40 वर्ड के 4 पैराग्राफ, 160 पे हो जाएंगे, और बाकी फॉर्मेट लगा के 170-175 तक खत्म हो जाएगी रिपोर्ट। ठीक है। और 3 लिख रहे हैं तो 60-60 के लिख देंगे, वो 180 पे हो जाएगा। मतलब 200 से नीचे नीचे रहना है, 200 से ऊपर नहीं रहना। आप 160 से 200 के बीच में रिपोर्ट लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपोर्ट में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या? आप कभी भी ओपिनियन नहीं दे सकते, जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि घटना हो, समस्या हो या पॉलिसी, आपके विचार कोई मायने नहीं रखते। अरे ट्रेन पलट गई, आप अपने विचार क्या रखोगे कि रेलवे को और सावधानी रखनी चाहिए? वो पहले भी रख ही रहे थे, बाद में भी रखेंगे। आप अपने विचार क्यों बता रहे हो? आप बताओ, ट्रेन में दुर्घटना हुई, कैसे हुई, कारण क्या थे, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आगे ना हो। अपने से मत बताओ कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। माइक बंद करो, किसका होना है? अरे माइक किसी का ऑन है, बंद कर लो। सुरेंद्र कुमार। आप लोगों के गलती से माइक ओपन हो जाते हैं, पीछे से कुछ ऐसा बोल जाओगे कि आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अपने माइक्स का ध्यान रखा करो कि कुछ बोलने से पहले देख लिया करो कि माइक बंद है या खुल रहा है। कुछ लोग रूम वगैरह में रहते हैं, पीछे गाली गलौज होने लगती है। सुरेंद्र कुमार, आपका कैमरा भी बंद हो गया, उठ के चले गए, निकाल दूं? बहुत लोगों के कैमरा बंद हो गए, दिख रहे हैं मुझे। चलो 5-7 मिनट की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो कभी भी
जजमेंट नहीं देनी है आपको अपनी तरफ से, कभी भी अपने ओपिनियन नहीं देने हैं रिपोर्ट में, ठीक है। हमेशा फैक्चुअल होना चाहिए, रियल इन्फो होनी चाहिए, और रिपोर्ट में कोशिश करेंगे कि कम से कम हम शॉर्ट फॉर्म ना लिखें। जैसे अगर NEP आया है तो हम उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही लिखें, एटलीस्ट एक बार एक्सप्लेन करें कि हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिख रहे हैं, जो है हम जितने भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि हम उनकी फुल फॉर्म लिखें। अब मेन बॉडी जो मैंने बताया 3 पैरा या 4 पैरा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे? फैक्चुअल, यानी कि व्हाट इज द इशू। रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि ये इशू है क्या जिस पे रिपोर्ट लिखी जा रही है। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट अगर हम कल वाला लिखें तो हम लिखेंगे कि डेट लिख देंगे जो भी होगी। हाँ, ये भी याद रखें कि रिपोर्ट के फर्स्ट पैरा में डेट्स का जो वेटेज होता है वो काफी होता है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद ना हो तो मंथ आपको याद होता है ना। और आप क्या देखेंगे कि आप अखबार देखें या जर्नल देखें या वेबसाइट्स देखें या अपनी रिपोर्ट देखें, कभी भी एग्जैक्ट डेट लिखना पॉसिबल नहीं होता। वो हमेशा लिखते हैं इन मई 2022, इन जून 2022, इन अक्टूबर 2023, ऐसे लिखते हैं ना कि मंथ लिखते हैं और ईयर लिख देते हैं। तो आप भी रिपोर्ट में ऐसे ही लिखने की आदत डालें, क्योंकि अगर एग्जैक्ट डेट याद ना रहे तो कोई बात नहीं। आप लिखेंगे इन अक्टूबर 2023 द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल्ड, या द 4 कंपार्टमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल्ड इन बिहार। तो आप पहले पैरा में बताएंगे टॉपिक क्या है। मतलब हमें पता है कि घटना दुर्घटना पॉलिसी जो भी कुछ है वो क्या है, हमें पता है उस चीज का। और डेट्स देने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट मंथ तो देने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्जैक्ट डेट याद ना हो। सेकंड पैरा में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम डेटा देंगे। सेकंड पैरा में हमेशा मैक्सिमम डेटा दे देंगे। लाइक अगर एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट रिपोर्ट मांगी गई है, फिर से ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप लिखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दैट कंप्राइजेस 20 कोचेस, आउट ऑफ देम 4 कोचेस, मतलब डेटा पे खेलना कोशिश करनी है पूरे, आउट ऑफ देम 4 कोचेस derailed in Bihar, 2 coaches derailed properly while 2 coaches are half on the tracks। मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि डेटा पे खेलने सेकंड में। उसमें बताएंगे कि कितने लोगों के जान चली गई, कितनों का एक्सीडेंट हुआ, कितने का नुकसान हुआ। जैसे चलो ये ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं, साइड में रखो। बाढ़ का ले लेते हैं कि बिहार में बाढ़ आ गई, हर साल आती है, कभी कभी टॉपिक भी आ जाता है बिहार में, तमिलनाडु में। तो आप लिखेंगे कि बाढ़ आई, कौन सा डैम लीक हुआ, कौन सी नदी पे आया, कितना पानी था, कितनी भूमि थी, जो कितनी जमीन थी खराब हो गई, कितनी फसल खराब हो गई, कितनों को वहां से हटाना पड़ा। मतलब उस डेटा पे खेलना है, और डेटा हमेशा लमसम होना चाहिए। आप ये नहीं लिखेंगे कि 11,73,512 लोग, आप लिखेंगे अराउंड 11 लैक्स। वर्ड का हमेशा यूज करेंगे, अपने आप को पहले रिडीम कर लेना है, हमेशा अपनी गलती को पहले से बता देना है कि देखो मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता बट अराउंड 11 लैक्स। या अगर जैसे आपको पता है कि यार 11 लाख से तो ज्यादा थे, करीब 40-50 हजार और थे, आप लिख देंगे मोर देन 11 लैक्स। जैसे कोचिंग वाले अपने रिजल्ट्स क्लेम करते हैं ना, 67 प्लस, 78 प्लस, चाहे 78 में एक ही ज्यादा था, टोटल 79 ही थे, बट वो 79 नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 78 प्लस। तो आपको डेटा पे उसी तरीके से खेलना है। तो सेकंड पैरा में आप मैक्सिमम एक्सप्लेन करें टॉपिक को विद डेटा। करंट सिनेरियो क्या है बताना होता है, करंट सिनेरियो क्या है।
आपने इशू बता दिया पहले पैरा में, दूसरे पैरा में बताओ करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो का डेटा भी। थर्ड पैरा में आप बताएंगे गवर्नमेंट के स्टेप्स, प्रोसेस, कॉजेज, इम्प्लीमेंटेशन। लाइक आपने पहले बता दिया कि ट्रेन यहां थी, यहां से यहां जा रही थी, डिरेल हो गई। सेकंड में आपने बताया कि कितने कोचेज थे, कहां डिरेल हुई, लोकेशन क्या थी, कितने कोचेज डिरेल हुए, कितने लोगों की जान गई। थर्ड पैरा में आप बताएंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंची है, मरने वालों को इतने देंगे, आगे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आगे से ना हो, नया सिस्टम लगाया जा रहा है कि ट्रेन कोलैप्स ना हो। गवर्नमेंट के स्टेप्स थर्ड में देंगे, इंप्लीकेशन थर्ड में देंगे, प्रोसेस थर्ड में देंगे, कॉजेस थर्ड में देंगे। अभी बहुत मोटा मोटा समझ लो, ऊपर ऊपर से, जैसे जैसे लिखाना शुरू करूंगा एक एक टॉपिक पे सिखाऊंगा, सब सीख जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेन 3 पैराग्राफ आप लिखेंगे। फोर्थ किसी किसी टॉपिक में लिखना होगा, मैं बताऊंगा जब वो आएगा। फिर बात आती है फोर्थ पैरा, अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बता देता हूं एक बार, ठीक है। कंक्लूजन। अब आप कहेंगे कि कंक्लूजन में तो स्टेटमेंट हमारे ओपिनियन जाते हैं। रिपोर्ट के कंक्लूजन को हम कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड नहीं कहते। रिपोर्ट के कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो फोर्थ पैरा हम देते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट, यानी कि सारी बात जो हमने ऊपर लिखी थी उनमें से एक एक दो दो लाइन, एक एक दो दो फैक्ट उठा करके उन्हें नए वर्ड्स में, नए शब्दों में पिरो करके और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे कि सारी बात का मूल ये रहा। फिर सबसे नीचे जब आपका ये 4 पैरा खत्म हो जाएंगे, आप लिखेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई कहां से जो आप लिख रहे हो, वैलिडेशन देना होता है इंफॉर्मेशन का। बहुत से लोग या बहुत से टीचर्स नहीं कहते कि सोर्सेज लिखने चाहिए, मैं कहता हूं लिखने चाहिए। मैं अपने कैंडिडेट से लिखाता हूं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो आप लोग लिखोगे। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, हमेशा ऑथेंटिक। कोशिश करनी है कि हमेशा गवर्नमेंट रिसोर्सेज आप लिखें। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट आ रहा है ना, तो इसमें रिसोर्स क्या लिखोगे आप, रिसोर्स हो या सोर्स हो, आप उसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, बिहार पुलिस एंड बिहार एसडीआरएफ। यानी कि ये मेरे पास डेटा कहां से आया, कि मैंने रेलवे की रिपोर्ट ली, बिहार पुलिस की रिपोर्ट ली, एसडीआरएफ की रिपोर्ट ली, उसमें लिखा हुआ था कितने लोग मरे, इतने यहाँ ये हुई, ये जो मैंने डेटा दिया है ये वैलिड है, मैंने यहां से लिया है। तो आप सोर्सेज लिखेंगे मिनिमम 2। हाउ मेनी रिसोर्सेज नीड टू रिटर्न, मिनिमम 2 रिसोर्सेज तो लिखने ही है। लिखने को आप 4 लिख दो, लेकिन 2 तो लिखने ही लिखने हैं हमेशा। और एक तो मैक्सिमम केसेस में हमेशा मिनिस्ट्री ही रहती ही है, क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं है जिसकी मिनिस्ट्री ना हो, ऐसा कोई टॉपिक कभी नहीं आएगा जिसकी मिनिस्ट्री ना हो। हाँ, पीआईबी लिख दो, पीआईबी भी अच्छा होता है, आप पीआईबी और मिनिस्ट्री तो हमेशा लिख सकते हो। तो यहां तक कोई दिक्कत होगी भी तो आगे बताना, भी नहीं पूछ रहा हूं। फिर जब हम ये लिखते हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी, तो हम इंट्रोडक्शन में ऐसे नहीं लिखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी, हम किसी की स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट लाइक द सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर नोटिफाइड ऑन, क्या डेट थी कल, 10 लगा लो, 10th of October, दैट नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, द 4 कंपार्टमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गॉट डिरेल्ड। तो आप हमेशा एक वैलिड स्टेटमेंट से शुरू करके लाएंगे अपने को।
अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा डेजिग्नेशन लिखेंगे, किसी का नाम नहीं लिखेंगे। दी सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर लिखना है, नहीं लिखेंगे अश्वनी वैष्णव। ठीक है। अगर कभी प्रधानमंत्री का नाम लिखना है तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं लिखेंगे नरेंद्र मोदी। तो हमेशा सिर्फ डेजिग्नेशन लिखेंगे, कभी किसी का नाम नहीं लिखेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए आर्ग्यूमेंटल रिपोर्ट के बारे में। एक्सपर्ट ओपिनियन हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कौन होगा? एक्सपर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट, एक्सपर्ट होगा हाई कोर्ट, एक्सपर्ट होगी मिनिस्ट्री। कोई अलग से एक्सपर्ट आप नहीं लाओगे। अगर आपको किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लिखना है तो आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, कभी नाम नहीं लिखेंगे किसी का। हाँ कमिटीज लिख लो, कमिटीज में नाम भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड चीजों के नाम लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री आज कोई और है, कल कोई और रहेगा, तो ऐसी वोलेटाइल चीजों का नाम नहीं लिख सकते। तो डेजिग्नेशन का हमेशा यूज करेंगे। नहीं भाई, जीडी बख्शी का नहीं लिख सकते, बस एक्सपर्ट लिख के छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। और एक्सपर्ट पे भी मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम कोशिश करना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या मिनिस्ट्री के देने हैं, ऐसे किसी का भी उठा के इंसान का नहीं दे देना। इवन एसए में भी जो आप कोर्ट यूज करोगे, रिपोर्ट में जो आप स्टेटमेंट यूज करोगे किसी की, तो कोशिश करना कि वो इंसान मरा हुआ हो। समझ रहे हो? कोर्ट आप गांधी जी का दे सकते हो, मोदी जी का नहीं। कोशिश करना कि वो इंसान हो ही ना हो, क्योंकि विरोधी उसी इंसान के होते हैं जो जिंदा होता है। नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा के थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सभी सम्मान करते हैं क्योंकि वो नहीं रहे। तो आप उनके कोट लिख सकते हो, जो नहीं रहा उसके कोट लिखो। दूसरी बात, ऐसा क्यों करना होता है कि जो नहीं रहा उसी के कोट लिखो? क्या पता कल को अपने ही कोट से पलट जाए। अब जो इंसान नहीं रहा वो तो नहीं पलट सकता, जो कह गया वो कह गया। तो कोर्ट, स्टेटमेंट्स, कमिटीज, मैक्सिमम कोशिश करो कि गवर्नमेंट के हो। गवर्नमेंट के नहीं है, किसी इंसान के लिख रहे हो तो ऐसे के लिखो जो ना रहा हो। क्लियर है? और कोर्ट लिखने का एक रूल और बता देता हूँ, शायद ऐसे में मैंने बताया नहीं आप लोगों को। जब आप कोर्ट लिखते हैं, अगर आपको पता है कि कोर्ट किसका है, तो आप कोर्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। और जब आपको नहीं पता हो कि कोर्ट किसका है, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये रूल होता है। ठीक है। और अगर अपना ही कोर्ट बना रहे हो तो किसी का नाम ना ही लिखो उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपना ही बना देते हैं। मैं भी बनाता था, जब नहीं याद आते तो कुछ ना कुछ चेप ही देते हैं। लिखना तो होता ही है, लेकिन उसके नीचे फिर महात्मा गांधी का नाम तो मत लिखो कम से कम। जैसे एक कोट बहुत फेमस है ना, कि आई डोंट टुक द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। कहते हैं कि जेआरडी टाटा जी ने दिया, लेकिन टाटा जी ने सामने से आके मना कर दिया, मैंने जिंदगी में नहीं बोला है। तो अगर अपने कोट्स बना रहे हो तो एटलीस्ट उनके नीचे किसी का नाम मत लिखो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोट लिख के छोड़ो। लोग सिर्फ इमेजिनरी कोट नहीं लिखते, इमेजिनरी नाम भी लिख देते हैं। अल्फ्रेड डियागो एक ने लिखा था, क्यों? मैंने सर्च किया गूगल पे, है कौन, नहीं मिला मुझे। कुछ भी लिख रहे हैं। तो अगर नहीं नाम पता है तो मत लिखो, जबरदस्ती नहीं है। ये वैल्यू एडिशंस हैं, बाकी कंटेंट पे ही मार्क्स मिलेंगे आपको।
कोड तो कैसा भी लिख दो, बस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, स्टेटमेंट के साथ कोलाइड होना चाहिए, बस कैसा भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। जरूरी भी नहीं है लिखे ना लिखे, तो सबकी अपनी अपनी बात होती है। किसी को आते हैं वो लिख लेता है, किसी को नहीं आते हैं वो नहीं लिखता। हाँ जी, अब अपने अपने डाउट्स लेना शुरू कर दो।